हेलो बच्चों, आज हम न्यूक्लिक एसिड का तीसरा लेक्चर देखेंगे और न्यूक्लिक एसिड के इस तीसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे जो न्यूक्लिक एसिड जो बना है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, उसका इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण बात कि आखिर लिविंग वर्ल्ड में कौन सी महत्व है इस न्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए जिस पर न्यूक्लिक एसिड लिखे हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको लोअर न्यूक्लियोटाइड, हायर न्यूक्लियोटाइड बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं उससे आगे। अपना कॉपी निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग देखिए, जहां हेडिंग बनाया है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। और इसमें के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान रखिए, पिछले क्लास में बताया था आपको हायर न्यूक्लियोटाइड, हायर न्यूक्लियोटाइड, और एक बताया था लोअर न्यूक्लियोटाइड, लोअर न्यूक्लियोटाइड। और हमने पिछले क्लास में समझा था कि नाइट्रोजन बेस के रूप में प्यूरिन या पिरामिडिन होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड में, और पेंटोस शुगर के रूप में राइबोज होता है या डीऑक्सी राइबोज होता है। राइबोज होगा तो राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी राइबोज होगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लोअर न्यूक्लियोटाइड में आपको बतलाया था कि जैसे मान लीजिए कि एडेनिन हो गया, एडेनिन किससे जुड़ेगा, पेंटोस शुगर, हमने जोड़ दिया किसको, शुगर को, राइबोज शुगर को जोड़ दिया, और एक फॉस्फेट जुड़ा हो तो यह क्या कहलाएगा, लोअर न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडेनिन से ए आ गया, एक राइबोज जुड़ा है तो AMP, मतलब ए क्या बना दिया, एडेनिन और शुगर का न्यूक्लियोसाइड, जिसे एडिनोसाइन, और एम से क्या हो गया, मोनोफॉस्फेट, ठीक। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में समझ देखा था कि लोअर न्यूक्लियोटाइड वैसा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें केवल एक फॉस्फेट पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, लोअर न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्लास में आप लोगों ने देखा था कि प्यूरिन होगा तो इसका N9 पोजीशन और राइबोज शुगर के या डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन संख्या 1 से जुड़ेगा, और फॉस्फेट में राइबोज या डीऑक्सीराइबोज के कार्बन संख्या 5 और फॉस्फेट के OH बीच बॉन्ड बनता है। ये सारी चीजें आपने देख लिया था। तो अब आप लोग देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। पहला कह रहा है कि लोअर न्यूक्लियोटाइड DNA एंड RNA का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, निर्माण करने वाला होता है। शब्द आया है कि यह लोअर न्यूक्लियोटाइड जो है बनाता है DNA और RNA को। लोअर न्यूक्लियोटाइड जो है बनाता है जो भी लिविंग में पाए जाते हैं DNA और RNA, उनको बनाने वाला यह इकाई होता है जिसका नाम है लोअर न्यूक्लियोटाइड। अब प्रश्न ये उठता है कि ये DNA कैसे बने होते हैं, RNA कैसे बने होते हैं, इसी पार्ट में हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से घर का बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होता है, उसी प्रकार DNA और RNA को बनाने वाला इकाई जो है जिसका नाम है क्या, लोअर न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको लाइनिंग कर लीजिए कि लोअर न्यूक्लियोटाइड का क्या काम है, क्लियर। हायर न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है, एक या दो, जैसे ADP 2 फॉस्फेट हो गया, डाई हो गया, ATP जिसमें 3 फॉस्फेट हो गया, जैसे इसको आप बना रहे थे AP राइबोज हो गया, मान लीजिए राइबोज हम ले लिए, यहाँ पर फॉस्फेट हो गया PP, तो ये क्या हो गया, डाई हो गया, ADP हो गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर ATP की बात करें तो A राइबोज शुगर हो गया, और क्या, फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट। ये बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड है।
तो ये क्या है, 3 वो फॉस्फेट हो, तो ट्राइफॉस्फेट हो गया। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। आपने पिछले क्लास में देखा है कि एडेनिन यदि राइबोज शुगर से मिलता है तो एडिनोसाइन न्यूक्लियोटाइड बनेगा। आपने पिछले क्लास में देखा है कि यदि एडेनिन डीऑक्सीराइबोज से जुड़ता है तो उसको कहते हैं डीऑक्सीएडिनोसाइन कहते हैं। उसी प्रकार गुआनिन भी है, साइटिडीन भी है, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। जिसको अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो पुनः आप वापस जाकर देख लीजिए किनको, इनके निर्माण को, कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। आप देख सकते हैं, वहां पर भी पुनः आप देख सकते हैं, समझ लीजिए। तो वही लिखा है अगला पॉइंट कि हायर न्यूक्लियोटाइड एटीपी, जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इत्यादि हायर एनर्जी रखने वाले न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें केगो फॉस्फेट है, 2 गो है। तो ये जो फॉस्फेट होता है, जैसे एटीपी की बात करें तो ये जो फॉस्फेट होता है इसमें आपको कैगो फॉस्फेट, 2 गो। इसमें जो होता है ये बॉन्ड जो फॉस्फेट के बीच बंधा रहता है, ये फॉस्फेट इसमें हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी। तो देखिए जब सेल के अंदर कोई कार्य होगा, जैसे बाहर से ही सबस्टेंस अंदर लेना होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर एटीपी आएगा और क्या करेगा? अपना इन दोनों फॉस्फेट को हटाएगा, और हटाएगा तो क्या मुक्त होगा? एनर्जी मुक्त होगा, ऊर्जा मुक्त होगा। और यह ऊर्जा क्या करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कार्य करवाएगा। मतलब किसी पदार्थ को बाहर से अंदर करना है तो क्या करेगा? उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर ले लेगा पदार्थ को। आपने पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन में, क्लियर? तो हायर न्यूक्लियोटाइड सेल में एनर्जी को देता है, क्लियर? तो वही लिखा है आपका कि हायर न्यूक्लियोटाइड एटीपी, जीटीपी, सीटीपी इत्यादि हाई एनर्जी रखने वाला न्यूक्लियोटाइड है। और ये हाई एनर्जी कहाँ रहता है? इन फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में, 2 फॉस्फेट। सबसे ज्यादा तीसरा में होता है, उसके बाद दूसरा में होता है, और सबसे कम इसमें होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, यही बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलता है, क्लियर? तो अतः इसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटकर सेल को एनर्जी देते हैं, अतः यह न्यूक्लियोटाइड बायोलॉजिकल एनर्जी का स्रोत है। तो कोई भी कार्य जो होता है सेल के अंदर, यही फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी मुक्त होती है, और जिसके फलस्वरूप आपको क्या होता है? सेल के अंदर कार्य होता है, और सेल के अंदर कार्य होगा तो टिश्यू के अंदर कार्य होगा, और टिश्यू के अंदर कार्य होगा, ऑर्गन कार्य करेगा, ऑर्गन सिस्टम, और पूरा सजीव ऑर्गेनिज्म कार्य करता है। ठीक, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं कि हायर न्यूक्लियोटाइड एनर्जी देता है, और उस हायर न्यूक्लियोटाइड में मुख्य एनर्जी देने वाला कौन सा है? एटीपी। सारे सेल में, बैक्टीरिया का सेल हो या प्लांट हो, उनमें एनर्जी देता है सेल में सबसे पहले कौन सा? एटीपी। यदि सेल में एटीपी नहीं होगा ना तब जीटीपी एनर्जी देता है, तब ये आगे आपको मिलेगा कि किसी भी सेल में एनर्जी देने का काम करता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन मतलब एडेनिन है, राइबोज है, और साथ में क्या है? 3 गो फॉस्फेट है। डीऑक्सी नहीं होगा भाई, डी होगा तो डी तो पहले लगेगा ना, समझ रहे बात ना, क्लियर? तो चलिए ये बात को ध्यान रखिए। अगला देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि कुछ विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम का कार्य करते हैं। आपने पढ़ा होगा एंजाइम में को एंजाइम, आप पढ़े हैं? को एंजाइम के बारे में खूब डिटेल में पढ़े हैं कि को एंजाइम क्या है। को एंजाइम क्या है? को फैक्टर है। ठीक, आपने पढ़ा था कि एंजाइम जो है बना होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक प्रोटीनिशियस पार्ट, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट। प्रोटीनिशियस पार्ट को हमने क्या कहा था? एपोजाइम कहा था, एपोएंजाइम कहा था। और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हमने क्या कहा था? आपको कोफैक्टर कहा था। कोफैक्टर 3 तरह के थे, याद पड़ रहा है? और एपोएंजाइम के साथ कोफैक्टर जुड़ता था तो क्या बनता था? होलो एंजाइम। क्या बनता था जी? होलो एंजाइम। याद पड़ रहा है? एंजाइम।
कि होलो एंजाइम प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ता था तो बनता था होलो एंजाइम। तो को एंजाइम क्या था? को फैक्टर था। तो ये को एंजाइम जो है एटीपी सॉरी न्यूक्लियोटाइड जो हैं कुछ को एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं। जैसे को एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं एनएडी, दूसरा एनएडीपी प्लस, फिर उसके बाद तीसरा एफएमएन, 4 नंबर एफएडी। ये सभी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये सभी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है जो बनाते हैं एंजाइम के को एंजाइम पार्ट को। क्लियर? तो आप अपना कॉपी में देखिए, हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, भरसक यही आप लोगों को समझना है कि अभी लॉकडाउन के कारण जो आप लोग क्लास बंद है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का टाइम पे एग्जाम तो सरकार लेगी, इसलिए आप लोग बस चुपचाप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज लिखा है, हम जो समझा रहे हैं उसी के को देखते रहिए और देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और धीरे 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 आपको समझ बढ़ जाएगी। आप लोग तो घर पर हैं तो खूब डिटेल में एक ही लेक्चर को 2 बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो बार बार लिख लीजिए। और आप लोगों को तो व्हाट्सएप भी दिया गया है कि व्हाट्सएप का समस्या है तो उस पर आप पूछ सकते हैं। लड़कियां व्हाट्सएप पे तो 1-2 पूछती है, लड़का लोग तो साफा पूछने भी नहीं पूछता है, क्योंकि उन लोगों को फालतू काम है नहीं, उन लोग तो वीडियो लेक्चर देख रहा है कि नहीं देख रहा है ये भी पता नहीं है। ठीक, अब ये फेरा में होगा कि दोबारा अगर क्लास खुलेगी जब भी तो पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, उससे आगे पढ़ाएंगे, इसलिए लेक्चर हमेशा देखते रहिए। तो कुछ विशेष प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम का कार्य करते हैं और को एंजाइम के डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। को एंजाइम एपो एंजाइम के साथ होलो एंजाइम, क्लियर बात है कि को एंजाइम क्या है? को फैक्टर है। को फैक्टर नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। नॉन प्रोटीनियस पार्ट जब प्रोटीनियस पार्ट के साथ जुड़ता है तो होलो एंजाइम बनाता है, जिसको प्रोटीनियस पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा था? एपो एंजाइम कहा था। जैसे एनएडी प्लस, एनएडीपी प्लस, एफएमएन, एफएडी। देखिए एनएडी प्लस, एनएडी प्लस चार्ज है इसके पास। देखिए ये जो है एक को एंजाइम है, ये को एंजाइम है। क्यों? क्योंकि यह एपो एंजाइम के साथ जुड़ करके बनाएगा होलो एंजाइम। इसका पूरा नाम है निकोटीनामाइड, टीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसमें एक होता है केमिकल निकोटीन। तो देखिए निकोटीनामाइड और इसके साथ जुड़ा है कल्ची राइबोज, और साथ में क्या जुड़ा है? फॉस्फेट, और फिर उसके साथ क्या जुड़ा है? फॉस्फेट राइबोज। डाइन्यूक्लियोटाइड है, 2 एडेनिन के डाइन्यूक्लियोटाइड राइबोज, अब प्लस में क्या जुड़ा हुआ है? एडेनिन। तो ये आपको क्या हो गया? एक को एंजाइम हो गया। तो एनएडी प्लस का नाम क्या है? निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? एक प्रकार का यह न्यूक्लियोटाइड है, विशेष न्यूक्लियोटाइड है जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। एनएडीपी प्लस का पूरा नाम है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जो इसका स्ट्रक्चर देखा है नीचे लिखा हुआ है। देखिए ये क्या करता है कि हमारे सेल के अंदर जो कोशिकीय शोषण होता है ना, कोशिकीय शोषण आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय शोषण क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है? रिडक्शन का कार्य करता है, रिडक्शन का कार्य करता है। तो लिखिए एनएडी प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय शोषण के दौरान कोई एंजाइम का व्यवहार करता है जहां 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन द्वारा अवकृत हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाया गया है कि एनएडी प्लस जो है ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्य हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 क्या लेगा? हाइड्रोजन प्लस लेगा। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको देगा। तो बना देगा क्या? NaDH। क्या बना देगा? NaDH। ठीक, तो रिडक्शन कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन ऐड होगा कि नहीं? NAD प्लस के साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो ये काम करता है कहाँ पर? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया को दिखाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है, NADH बन रहा है। ठीक, उसके बाद NADP प्लस, वो कुछ नहीं है, NADP प्लस
ये फॉस्फेट है, जुड़ गया क्या चीज, फॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका नाम लिखा हुआ है। क्लियर। आइए नीचे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। निकोटिनामाइड है, एक राइबोज है, फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट बीच में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ना, देखिए फॉस्फेट है, फिर फॉस्फेट है, फिर डीऑक्सीराइबोज है और एडेनिन है। ये बताइए सभी न्यूक्लियोटाइड है, कैसे न्यूक्लियोटाइड है कि यह एडेनिन क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। देखिए निकोटिनामाइड भी नाइट्रोजन क्षार है, लेकिन विशेष नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। क्लियर। तो ये विशेष न्यूक्लियोटाइड होते हैं, NAD+, NADP+। क्लियर। ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है, ये भी रिड्यूस होता है किसके द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर P+ हो गया, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा और बना देगा क्या, NADPH+H+। क्लियर, बना देगा क्या चीज, H+ बना देगा। तो देखिए लिखा हुआ है NADP+ भी सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन को लेकर NADH में रिड्यूस्ड अकृत हो जाता है। ठीक, NADP+ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 हाइड्रोजन लिया, रिड्यूस हो गया, बना दिया क्या, NADPH और H+। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यह कोएंजाइम का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा बस से। और ये सारी प्रक्रिया क्या होगी, सेलुलर रिस्पायरेशन में कब, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये चीज। उसके बाद है आपका FMN। FMN का पूरा नाम क्या है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसमें राइबोज शुगर के रूप में क्या होते हैं, फ्लैविन क्या होते हैं, सॉरी फ्लैविन होते हैं। और फ्लैविन जो है एक नाइट्रोजन बेस है, तो फ्लैविन रहे, और फ्लैविन जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ, राइबोज के साथ, और राइबोज किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फेट के साथ। क्लियर बात, ये तो हमेशा C5 से जुड़ा रहेगा, इसका OH बॉन्ड, समझ रहे हैं बात ना। तो FN में क्या है, एक कोएंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। तो वही कह रहा है FMN सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह कार्य करता है। ठीक, तो FMN भी क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की कार्य करता है। और आप पढ़े हैं कि जिस कोएंजाइम में मेटल होगा, जिस कोएंजाइम में मेटल होगा वो आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप की कार्य करते हैं। फ्लैविन में मेटल पाए जाते हैं, फ्लैविन में मेटल पाए जाते हैं, तो उसको एंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। अब जाकर एंजाइम में पढ़िए, खूब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्लियर, समझ गए। जो चीज नहीं समझ में आता है आप बैठ जाकर के देख सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखने वाले भी कोई दिक्कत अभी ये चीज नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि कुछ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किसका कार्य करते हैं, तो वो कार्य करते हैं कोएंजाइम का, NAD+, NADP+, FMN, FAD। FAD का पूरा नाम क्या है, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और नाम याद रखना और इनका फुल फॉर्म नाम याद रखना आपको अभी जरूरी है इंटर क्लास में, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। फ्लैविन, राइबोज, फॉस्फेट, फॉस्फेट एडेनिन, तो यहाँ पर भी है APD। FAD भी प्रोस्थेटिक ग्रुप का कार्य करता है, यह भी सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन लेकर FeDH2 में बदल जाता है। आप अपना देख लीजिए, मॉड्यूल में देखिए भाई, हर चीज बोर्ड पर मत देखिए, मॉड्यूल में, क्योंकि आप लिख चुके हैं और आप लिखे हैं इसलिए हमको पढ़ाने में आसानी हो रहा है कि आप लिखे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, घर पर दिख रहे होंगे बार बार, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, कुछ लोअर न्यूक्लियोटाइड आपको DNA RNA बनाते हैं, और हायर न्यूक्लियोटाइड सेल में एनर्जी देते हैं, जिसमें मुख्य है ATP। और कुछ विशेष तरह के न्यूक्लियोटाइड सेल में पाए जाते हैं जो कोएंजाइम का कार्य करते हैं और सेल के फंक्शन को पूरा करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अब देखिए प्रमुख है आपका, एग्जाम में पूछेगा ATP। ATP क्या है, तो सीधा बात है, इसका पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कैसे, तो बताइए एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, तो ये क्या होगा, इसमें ये एक एडेनिन होगा, और देखिए ATP है, एडिनोसाइन, डीऑक्सी तो नहीं है, मतलब राइबोज शुगर है, तो यहां पर क्या होगा, एडेनिन, एडेनिन और कौन सा, राइबोज। कै गो फॉस्फेट जुटा हुआ है, 3 गो फॉस्फेट जुटा हुआ है। कितना फॉस्फेट जुटा हुआ है, 3 फॉस्फेट जुटा
हुआ है। ये क्या है नाइट्रोजन बेस का N9 और इसका कौन सा C1 और इनके बीच कौन सा होगा C5 और OH के बीच इसका, और इन फॉस्फेट और इन फॉस्फेट के बीच OH बॉन्ड है, इस फॉस्फेट और उस फॉस्फेट के बीच क्या है OH बॉन्ड है। क्लियर समझ रहे हैं ना जी। अरे बुर्बक देख समझो इसको, OH था ना, ई फॉस्फेट को हम बना रहे हैं समझ गया। अब देख ई फॉस्फेट के भी बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो बोलते यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर OH हो गया कि नहीं हो गया, समझ रहा है बात है, ठीक समझ रहा है। अब इनके बीच और इनके बीच बॉन्ड बन गया, तो यही नो बॉन्ड हुआ है जी, कौन सा ये बॉन्ड हुआ यही नो है, ठीक। यहाँ पर भी OH यहाँ पर बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड यही है, फिर ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, समझ रहा है क्लियर। ओके, तो कह रहा है कि एटीपी का क्या है और एटीपी साइकिल क्या होता है। तो सेल के अंदर जो होता है एटीपी ही मुख्य एनर्जी का स्रोत है। यही क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रदान करता है और कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर होती है। अगर सेल को अंदर से बाहर लाना होगा कोई पदार्थ, तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जलाएगा तो वो क्या करेगा, एटीपी का उपयोग करेगा। क्लियर। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो यह एटीपी क्या है या एटीपी साइकिल को समझाएं। यह एडेनिन राइबोज और 3 फॉस्फेट वाला क्या है, हायर न्यूक्लियोटाइड है। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कॉपी में देखो, कॉपी में देखो, एडिनोसाइन फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट। और ये जो लाइन आप जैसे लड़की के बैच में पूछी थी, सर ये क्या है, ये आपका कौन सा है, बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को वेवी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, वेवी लाइन तरंगीय लाइन द्वारा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हायर एनर्जी, क्या होते हैं, हायर एनर्जी होते हैं, उच्च ऊर्जा होता है, किनके बीच, फॉस्फेट के बीच। क्लियर समझ रहे हैं बात। तो देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब एडिनोसाइन को तोड़ेंगे तो एडिनोसाइन तो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, तो एडेनिन बन जाएगा और राइबोज बन जाएगा, 3 को फॉस्फेट जुड़ गया ना जी। ओके, ये तो जो पहला बॉन्ड टूटेगा, जैसे देखिए ये P हो गया, ये P हो गया, एडिनोसाइन ये है या ये P हो गया, पहला बॉन्ड टूटता है तो जैसे ये ब्रेक हुआ तो ज्यादा एनर्जी देगा, दूसरा टूटेगा तो उससे थोड़ा सा कम एनर्जी निकलता है, समझ गए। तो यही सेल के अंदर कोई भी कार्य होगा, पदार्थ बाहर से एक्टिव एनर्जी, एक्टिव प्रोसेस द्वारा जाए या अंदर से बाहर जाए, कोई भी सेल के अंदर काम हो, तो एटीपी में क्या होगा, यही टूटेगा और टूट करके बनाएगा, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और सेल काम करेगा। तो इसलिए सेल के अंदर काम कर रहा है, जीवों के अंदर काम कर, इस एनर्जी को कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एनर्जी, मतलब जैविक ऊर्जा। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड के सेल में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एटीपी टूट रहा है, किसमें, एडीपी में, और फॉस्फेट से एनर्जी मिल रहा है, तो हमें ये वेव के रूप में आवाज निकल रही है। हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हमारे मसल सेल्स में यानी सभी सेल्स में ये एनर्जी का ही खेल है। अर्थात पूरी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी बायोलॉजिकल लेवल पर होता है उसको एनर्जी कौन देता है, एटीपी देता है। कोई भी एनर्जी को कौन देता है, ये एटीपी। कोई भी बायोलॉजिकल, कोई भी बैक्टीरिया हो या मानव हो या प्लांट हो, सब में एटीपी। इस एटीपी में से ही सभी जीवों को एनर्जी प्राप्त होती है और अपने फंक्शन को करते हैं। एटीपी सभी जीवों का बायोलॉजिकल करेंसी, इसलिए एटीपी को जीवों का एनर्जी करेंसी कहते हैं। काहे नहीं कहेंगे, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। जैसे हम लोग समाज में क्या करते हैं, पैसा से गाड़ी भी खरीदते हैं, पैसा से वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं, पैसा से समोसा भी खरीदते हैं, पैसा से चॉकलेट भी खरीदते हैं। अगर कोई भी चीज सामान खरीदना हो तो हम लोग पैसा का उपयोग करते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार जीवों के अंदर बैक्टीरिया हो या मानव हो या प्लांट हो, कोई भी उनके फंक्शन होता हो तो उन कार्य को कौन करवाएगा, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कौन देता है, एनर्जी के रूप में एटीपी देता है। और हमारे शरीर में एटीपी कहां से बनता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा सेल सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा इस एटीपी का निर्माण करता है। क्लियर समझ रहे बात, ठीक। हमारे शरीर क्या, सब में जो भी जिसमें भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो, सब में एटीपी का निर्माण इसी द्वारा होता है। क्लियर। इसके पास हाई एनर्जी वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है। एटीपी में फॉस्फेट बॉन्ड को वेवी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा,
तो सेल के अंदर कोई भी कार्य होगा, तो जैसे ये एटीपी है, एटीपी है तो यहां पर आएगा एंजाइम एटीपीएच तोड़ देगा, जिसको हाइड्रोलाइसिस कर देगा। हाइड्रोलाइसिस वहां पर प्रक्रिया होगी, तो हाइड्रोलाइसिस जब प्रक्रिया होगी तो पानी का उपयोग होगा और साथ में एंजाइम का उपयोग होता है। तो बताइए यहां से निकल जाएगा काउची, एगो आईपी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे वो कहीं के ए पी 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 है ना, एगो टूट गया तो दुइये गो बचा। समझ रहे बात ना, समझ रहे बात ना पी, ठीक। तो आईपी मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4। क्लियर। अब ये गया एटीपी कहाँ, एटीपी कहाँ गया, सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, और सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या जुट गया, एक आईपी जुट गया। ये आईपी में क्या हो गया, हाई एनर्जी आकर जुड़ गया है। इसमें कौन सा एनर्जी आया है, हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी आया, फिर यहाँ पर एक पी जुड़ गया, तो एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी जुड़ रहा है, तो कार्य कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रहा है, निकल रहा है, और सेल के अंदर उसका शोषण हो रहा है तो एनर्जी जुड़ रहा है। तो एटीपी से बन रहा है एडीपी, एडीपी से इसी को कहते हैं क्या, एटीपी साइकिल। ये सभी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, ये सभी जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी में उच्च ऊर्जा के एक फॉस्फेट टूटता है और जो एनर्जी निकलता है उससे सेल कार्य करता है। और सॉरी सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एडीपी में, सॉरी सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एडीपी में एक हाई एनर्जी वाला आईपी जुटता है और एटीपी बनता है, और एटीपी जाकर के टूट करके क्या देता है, वो हाई एनर्जी निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। बात समझ रहे हैं, क्लियर। तो देखिए ना, ये सारा एनर्जी एटीपी का खेल है, सब एनर्जी के एटीपी का है। कहिएगा सर इसमें एनर्जी कहाँ से आया, तो डायरेक्ट सन का एनर्जी है। कैसे, क्योंकि पेड़ पौधा ने क्या किया कि सन के एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज अणु में, और हमने क्या किया, उस फूड को खाया प्लांट के, और फूड को जब खाएंगे तो फूड का डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद वो फूड में किसका एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस से सन का एनर्जी है, और वो सन का एनर्जी चला गया कहां पर, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, और उसे फूड को सेलुलर रिस्पायरेशन ग्लूकोज का होगा, तो जो एनर्जी निकलेगा उसको फॉस्फेट पकड़ लेगा, और फॉस्फेट जाकर जुड़ेगा किसके साथ, एडीपी के साथ, और वो एटीपी हमारे सेल में ऊर्जा देता है। तो हमारा अगर डायरेक्ट अगर कहा जाए कि गॉड कौन सा है, तो सन है। इसीलिए कहा गया है कि विदाउट सन का लाइफ इस अर्थ पर नहीं है। समझ रहे हैं, क्योंकि अगर सन नहीं है तो कोई भी यहाँ पर एनर्जी का स्रोत नहीं है। तो देखिए आप अपना देखिए मॉड्यूल में देखिए, चाहे तो देखिए एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल रहा है, एडीपी बन गया, हाई एनर्जी बाहर निकल गया, फिर फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया होती है। फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया कहाँ होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में, और हाई एनर्जी जाकर जुड़ गया, एटीपी बन गया। ये है आपका एटीपी साइकिल। समझ रहे हैं बात। तो देखिए उसके प्रोसेस को लिखा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि एटीपी क्या है, एटीपी का साइकिल को लिखे। एटीपी का हाइड्रोलाइज, जो बात हम पढ़ाए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका कॉपी में आप लोगों ने उतार लिया है, कॉपी को देखिए। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस द्वारा एडीपी बनता है, ठीक, और जिसके फलस्वरूप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होती है, मुक्त होती है, और हाई एनर्जी बाहर निकलता है, और इसी एनर्जी का उपयोग प्रत्येक जंतु करते हैं, हम करते हैं, प्लांट करते हैं। हम बोल रहे हैं कौन सा एनर्जी, यही एटीपी का एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। आवाज जो निकल रही है, ये सारी चीजें चलने फिरने, हर बैक्टीरिया हो या सब लोग, ठीक। इस एनर्जी का उपयोग ऑर्गेनिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन यानी जैव रासायनिक सारा कार्य कर रहा है। पुनः एडीपी यानी कि एडीपी फॉस्फोरिलेशन द्वारा हाई एनर्जी को लेगा और पुनः किसमें बदल देगा, एटीपी में। यह प्रक्रिया ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, एटीपी साइकिल कहते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा कि न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे लिविंग वर्ल्ड में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोअर न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए बनाता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे कैसे बना रहा है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हायर न्यूक्लियोटाइड ऊर्जा दे रहा है, और उसमें कॉमन कौन सा है, एटीपी, जो सारे जीवों को संचालित कर रहा है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि कुछ जो है न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम का कार्य करते हैं। ओके, तो सुनिए, आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, निराश मत होइए। क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। हमारे लेक्चर को एक बार दो बार देख लीजिए, कृपा करके देखिए। यदि नहीं देखते हैं
तो आपको घाटा होने जा रही है। समझ गए? इसलिए आप लेक्चर देखते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। ओके बाय।